नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरे दिन देश और दुनिया में जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हों, नीतियों की, अर्थव्यवस्था की या आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद और भारत से लेकर दुनिया तक की सबसे जरूरी खबरें पेश होंगी हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। पीएम मोदी ने किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत 34,200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें समुद्री क्षेत्र के तहत मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, कोलकाता पोर्ट का नया कंटेनर टर्मिनल, पारादीप पोर्ट के विकास कार्य, पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही उन्होंने गुजरात में केंद्रीय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से 26,354 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, कोस्टल प्रोटेक्शन, हाईवे और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी ने भावनगर में एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में कहा कि विश्व में भारत का कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा असली दुश्मन है हमारी विदेशी निर्भरता। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जितनी अधिक विदेशी निर्भरता होगी, उतना ही राष्ट्रीय असफलता बढ़ेगी। मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये टिप्पणी ऐसे समय आई जब अमेरिका ने H-1B वीजा पर $1 लाख का नया शुल्क लगाया है, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 88 लाख रुपए होता है, और भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के विकास या आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भार किसी और पर नहीं छोड़ा जा सकता। 100 दुखों की एक ही दवा है और वह है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया। रक्षा मंत्री का मोरक्को आधिकारिक दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर 2025 तक मोरक्को के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। ये मोरक्को की तरफ से नेशनल डिफेंस मिनिस्टर अब्देलतीफ लाउदई के निमंत्रण पर पहली बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा होगी। इस दौरान वे टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को की नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जो अफ्रीका में भारत की पहली रक्षा निर्माण इकाई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा रणनीति और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रायद मेजूर से भी मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। भारत की क्रेडिट रैंकिंग में वृद्धि, जापान ने दी खुशखबरी। जापान की रेटिंग एजेंसी RNI ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। यह अपग्रेड भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, बढ़ती घरेलू मांग और वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। इस साल ये तीसरी बार है जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को सुधार किया है। इससे देश में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में पूंजी का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही सरकार और कंपनियों को कर्ज सस्ते दामों पर मिलेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस रेटिंग सुधार का फायदा आम लोगों तक रोजगार और बेहतर कर्ज दरों के रूप में पहुंच सकता है। ये कदम भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत करेगा, खासकर आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत देने वाला साबित होगा। चुनाव आयोग ने 474 दलों को डीलिस्ट किया। भारत के चुनाव आयोग ने 474 ऐसे गैर पहचाने गए राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है, जो लगातार 6 साल से चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ये कदम चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पिछले महीने भी 334 ऐसे दलों को डीलिस्ट किया गया था, जिसमें से 2 महीने में कुल 808 दल डीलिस्ट हो चुके हैं। डीलिस्टिंग की प्रक्रिया के तहत इन दलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। यह कार्रवाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के तहत की गई है, जो बताता है कि 6 साल तक चुनाव न लड़ने वाले दलों को पंजीकरण सूची से हटाया जा सकता है। इससे चुनाव प्रणाली की सफाई और मजबूत लोकतंत्र की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के रोहिणी क्षेत्र में बुद्ध विहार इलाके में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक मुख्य आरोपी और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। आरोपी गैंगस्टर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके में आतंक मचा रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने संयम दिखाते हुए आरोपी को घेर कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी से कई हथियार और चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का संदेश गया है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी। दिल्ली में शनिवार सुबह कई स्कूलों को बम की धमकी मिली, जिसमें द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं। धमकी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और स्कूलों की विस्तार से तलाशी शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा को सख्ती से लिया गया है और छात्रों तथा स्टाफ की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। इस घटना ने स्कूलों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है।
मेरठ पुलिस मुठभेड़ में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस और स्वाट टीम ने सक्रिय हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर जॉनी उर्फ शौकेंद्र भाटी और उसका सहयोगी युधिष्ठिर उर्फ गुड्डू शामिल हैं, जिन्हें गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 तमंचे, 14 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह हथियार आपूर्ति का नेटवर्क चलाता था। जॉनी समेत आरोपियों पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई मेरठ में अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में प्रभावितों से की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में बादल फटने से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और संकट के इस समय में सरकार की पूरी सहायता का भरोसा दिया। प्रशासन ने बताया कि 45 भवन और 15 पशुशालाएं प्रभावित हुई हैं और कई जानवर लापता हो गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। प्रभावितों को शीघ्र आवास और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से दर्दनाक हादसा। आंध्र प्रदेश के रायचोटी शहर में शुक्रवार शाम तेज बारिश और पानी की तेज बहाव के कारण 4 लोग बह गए, जिनमें एक 28 वर्षीय महिला शिखा मुन्नी, उनका नाबालिग बेटा, उनका पड़ोसी गणेश और एक 8 साल की बच्ची शामिल है। मुन्नी अपने घर के बाहर जल निकासी के करीब गिरे पत्थर पर फिसल कर गहरे पानी में गिर गईं, जिसके बाद बेटे और पड़ोसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सभी बह गए और उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में बच्ची ऑटो से उतरते समय तेज पानी में बह गई। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। बीकेसी शिलफाटा अंडर आरसी टनल प्रोजेक्ट में सफलता। बीकेसी शिलफाटा के बीच टनल परियोजना में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड ने 5 किलोमीटर की खंड में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस खंड में लगभग 7 किलोमीटर लंबा चुनौतीपूर्ण भाग ठाणे क्रीक के नीचे चलता है। मई 2024 में शुरू हुई खुदाई कार्य में जुलाई में पहले 2.7 किलोमीटर लगातार खंड का सफल ब्रेक थ्रू हुआ था, जिसमें शिवाली शाफ्ट और शिलफाटा के टनल पोर्टल के बीच खुदाई पूरी हो गई थी। इस परियोजना के शेष 16 किलोमीटर की सुरंग टनल बोरिंग मशीन द्वारा बनाई जाएगी। टनल का व्यास 13.1 मीटर होगा। यह टनल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ सीधा जुड़ जाएगी। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में अब तक 221 किलोमीटर वायाडक्ट और 398 किलोमीटर पियर कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना की प्रगति तेज गति से हो रही है। गायक जुबीन गर्ग के घर प्रशंसकों का हुजूम। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के अचानक निधन के बाद गुवाहाटी में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसकों और शुभचिंतकों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। 51 वर्षीय जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान सांस लेने में गंभीर समस्या के कारण निधन हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्टमार्टम पूरा होने और पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए जुबीन के संगीत योगदान की प्रशंसा की। असम सरकार करेगी जुबीन गर्ग के निधन की जांच। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन की पूरी जांच करेगी। जुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के तैरने के दौरान हादसा हुआ था। सरकार ने इस फैसले में उत्तर पूर्व भारत फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता और गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों समेत उन लोगों से भी पूछताछ होगी जो अंतिम समय में उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जातिगत गौरव देश विरोधी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातिगत गौरव की प्रथा को देश विरोधी करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एफआईआर, पुलिस दस्तावेज, सार्वजनिक रिकॉर्ड और मोटर वाहनों से जाति संबंधी उल्लेखनों को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने कहा कि संविधान का सम्मान करना ही सच्ची देशभक्ति है, न कि जाति का। कोर्ट ने जाति उल्लेख को पहचान की जगह गैर जरूरी और पक्षपातपूर्ण मानते हुए इसे संविधान के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एफआईआर से जाति कॉलम हटाने, माताओं के नाम जोड़ने और सामाजिक मीडिया पर जाति गौरव को रोकने की भी हिदायत दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एफआईआर से जाति कॉलम हटाने, माताओं का नाम जोड़ने और सोशल मीडिया पर जाति गौरव को रोकने की भी हिदायत दी है। कोर्ट ने हिदायत दी कि जाति आधारित निशानियां और प्रदेश में जाति प्रेरित नफरत को समाप्त करना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। भारत और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में मुलाकात।
नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नेटली जी ड्रोइन की 18 सितंबर को हुई बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। ये बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जून 2025 के G7 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में हुई। बैठक में आतंकवाद विरोधी उपाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से लड़ाई और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग के मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करने और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों को पहचान करने पर चर्चा की। यह सहयोग भारत कनाडा संबंधों को एक नया अध्याय की ओर ले जाने का प्रयास है। ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर 2025 से H-1B वीजा शुल्क को $1 लाख, जो कि तकरीबन 88 लाख भारतीय रुपए बनते हैं, बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस कदम का मकसद अमेरिकी कंपनियों को अधिक अमेरिकी कर्मचारियों को रोजगार देना और विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करना बताया जा रहा है। भारतीयों के पास H-1B वीजा का 70% से अधिक हिस्सा होने के कारण यह नियम भारतीय टेक वर्कर्स के लिए खासा चुनौतीपूर्ण होगा। नई नीति वीजा रिनोवेशन महंगा कर देगी, जिससे कई भारतीयों को वापस भारत लौटना पड़ सकता है या वे कनाडा, यूके, UAE जैसे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। इस फैसले पर कानूनी एवं सामाजिक विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी संसद ने कहा, H-1B वीजा पर शुल्क वृद्धि दुर्भाग्यपूर्ण। अमेरिकी संसद और सामुदायिक नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले को विवेकहीन और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उनका मानना है कि यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT उद्योग में काम कर रहे विदेशी प्रतिभावान कर्मचारियों और कंपनियों के लिए भी भारी बाधा बनेगा। सांसदों ने चेतावनी दी है कि इससे इंडियन IT वर्कर्स सहित विदेशी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की रोजगार स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की प्रतिभा हासिल करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। ये शुल्क छोटे और नए स्टार्टअप्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें रोजगार में कमी और नवाचार की रफ्तार मंद पड़ने की आशंका है। मेटा ने H-1B वीजा धारकों को दिया अल्टीमेटम। अमेरिकी कंपनियां मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी H-1B वीजा होल्डर्स को निर्देश दिया है कि वे कम से कम अगले 14 दिनों तक अमेरिका छोड़कर ना जाएं। उन कर्मचारियों से भी कहा गया है कि जो फिलहाल अमेरिका से बाहर रह रहे हैं, वे 24 घंटे के भीतर अमेरिका लौटें ताकि पुनः प्रवेश नकारा ना जा सके। यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रवासी नीतियों के तहत जारी किया गया है, जिसमें कानूनी आवर्जन सीमित किया गया है। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से इस फैसले के व्यवहारिक पहलुओं को समझने तक अमेरिका में रहने की अपील की है, ताकि उन्हें रोजगार और वीजा संबंधी किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। इस कदम से भारतीय और अन्य विदेशी तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति और भी अनिश्चित हो गई है। जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी ज्योति सिंह। डिफेंडर ज्योति सिंह 23 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगी, जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की श्रृंखला खेलने जाएगी। इस दौरे का आयोजन नेशनल हॉकी सेंटर कैनबरा में होगा, जहां टीम पहले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जूनियर महिला टीम के खिलाफ और 2 मैच स्थानीय क्लब से खेलेगी। यह श्रृंखला आगामी FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगी। कोच तुषार खांडेकर ने कहा कि यह प्रतिभाशाली टीम कठिन परिस्थितियों में अपनी रणनीतियों को परखेगी और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करेगी, जो विश्व कप में भरोसेमंद कदम होगा। होमबाउंड भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री। फिल्म निर्माता नीरज घाटवान की फिल्म होमबाउंड को 2026 के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म में ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव टिफ में अंतर्राष्ट्रीय पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए दूसरा रनरअप चुना गया है और कांस 2025 में इसे 9 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। होमबाउंड 2 बचपन के दोस्तों की कहानी है, जो उत्तर भारत के एक छोटे गांव से पुलिस की नौकरी के लिए लड़ते हैं, जो उन्हें सम्मान दिलाने का वादा करती है। निर्देशक ने इस फिल्म को दोस्ती, गरिमा और जीवित रहने की एक गहरी व्यक्तिगत कहानी बताया है। ये फिल्म 26 सितंबर से भारतीय थिएटर पर रिलीज होगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।